हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धीरज कौशिक, सोशल साइंस टीचर। वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको पॉलिटिकल पार्टीज के सामने जो डिफरेंट चैलेंजेज होते हैं उनके बारे में बताऊंगा। इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको हम कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं, कैसे उनकी जो वर्किंग एटीट्यूड है उसको जो है सही कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पे इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं। अब सबसे पहले अगर हम देखें चैलेंज टू द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, ठीक, तो इसमें सबसे पहले चैलेंज आता है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। देखिए, अगर हम इंडिया के अकॉर्डिंग बात करें, हम जानते हैं कि इंडिया वर्ल्ड में जो है देखा जाए सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, ठीक, सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है। लेकिन हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर हम उनकी इंटरनल वैल्यूज़ को चेक करें या उनके एटीट्यूड को चेक करें तो पता लगेगा कि मोस्टली पॉलिटिकल पार्टीज में इंटरनल डेमोक्रेसी होती ही नहीं है। मान लीजिए पार्टी के जो बड़े पॉलिटिशियन हैं वो कोई डिसीजन लेते हैं, ठीक, और वो न्यूज़पेपर पढ़ के हमें पता लगता है कि भाई पार्टी के लेवल पे ये डिसीजन लिया गया है। ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर कोई काम नहीं होता है, ठीक है ना। इंटरनल लेवल पे जो इलेक्शन कराए जाने चाहिए भाई पार्टी के अध्यक्ष के लिए, पार्टी के ट्रेजरर के लिए, इन सब के लिए कोई काम नहीं किया जाता है। बाकायदा कायदे में एक अटेंडेंस रजिस्टर भी होना चाहिए, वो भी जो है यूज़ नहीं किया जाता है। तो यानी आप वैसे तो दावा कर रहे हैं कि भाई हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में रहते हैं, ठीक है ना, और पॉलिटिकली हम लोग बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आप अपनी ही पार्टी के अंदर जो है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के बारे में कोई बात नहीं करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है अगर देखा जाए तो, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं डायनेस्टिक सक्सेशन की, तो देखिए इसमें आप ये देखें, इसको वैसे तो हम कह सकते हैं परिवारवाद। भारत की मोस्टली जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इस शब्द से बड़ी पीड़ित हैं। मान लीजिए एक्स नाम की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है ना, तो उसमें मान लीजिए मैं अध्यक्ष बन गया, अपने ही घर परिवार के लोगों को उपाध्यक्ष बना दिया, खजांची बना दिया, है ना, और जैसे जैसे पावर मिलती जाती है तो पता लगा कि किसी को ब्लॉक का जो है चेयरमैन बना दिया, ब्लॉक प्रमुख बना दिया, जिला परिषद का चेयरमैन बना दिया। तो इससे होता क्या है कि जो आम कार्यकर्ता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है वो फिर पीछे हटने लगता है, उसका जो हौसला है वो टूटने लगता है। तो हमारे यहाँ मोस्टली जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो इस शब्द के साथ जो है जुड़ी हुई हैं, यानी कि डायनेस्टिक सक्सेशन का मतलब ये है कि जहां आप परिवार के साथ जो है जुड़ देते हैं, सारे जो पद होते हैं, जो डेजिग्नेशन होते हैं, वो आप अपने ही परिवार के लोगों के साथ जो है शेयर कर लेते हैं। तो उससे फिर यही देखने में आता है कि जो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है या संघर्ष कर रहा है, ऐसा तो है नहीं कि भाई किसी पॉलिटिकल पार्टी में कोई अदर पॉलिटिशियन नहीं होते हैं, है ना, हर पार्टी में एक से एक धुरंधर पॉलिटिशियन है, तो उन सबको आगे आने का मौका भी तो मिलना चाहिए ना। तो इसलिए कहा जाता है कि जो ये आपका शब्द है डायनेस्टिक सक्सेशन, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तीसरे नंबर पे अगर हम देखें मनी एंड मसल्स पावर, तो देखिए मसल्स पावर की जहाँ तक बात है वैसे तो ये भी एक चैलेंज है, लेकिन आज की तारीख में अगर हम देखें तो इंडिया में जो इलेक्शन कराए जाते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल पे हैं या फिर वो सेंट्रल लेवल पे हैं, तो जनरली जो सेंट्रल की फोर्सेज होती हैं उनके द्वारा उसको जो है यूज़ किया जाता है या उन्हीं के द्वारा इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है। लोकल पुलिस का जो इंप्रेशन है वो बिल्कुल साइड कर दिया गया है, उनका रोल ही खत्म कर दिया गया है एक तरीके से। तो जो स्थानीय लेवल पर जो पॉलिटिशियन होते हैं वो रॉब नहीं दिखा सकते लोगों को ना, उनको परेशान नहीं कर सकते हैं। जैसे बूथ कैप्चरिंग बहुत कॉमन होती थी, अब वो धीरे धीरे खत्म हो गई है। हाँ, मनी का जो चैलेंज है वो आज भी जो है मौजूद है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में हम देख सकते हैं कि भाई मान लीजिए कल को मेरे इलाके में वोटिंग होनी है तो लोग जो है ऑफर करते हैं कि चलिए हम आपको 100 रुपया दे देंगे, या जैसे जो है गुड़ की भेली भेज देंगे या लड्डू जो है भेज देंगे, या किसी भी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चाहे डरा कर लें, धमका कर लें या पैसे का लालच देकर दें, वोट जो है लेने की कोशिश जो है की जाती है। तो इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे यहाँ पर माना जाता है। उसके बाद आती है मीनिंगफुल चॉइस। देखिए मीनिंगफुल चॉइस का मतलब ये है, जैसे इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, तो जैसे मैंने आपसे पहले भी बोला था कि हमारे यहाँ कायदे में 8 से 10 नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज टेक्निकली तो नेशनल लेवल पे आ गई हैं, लेकिन उनका जो अस्तित्व है वो सिर्फ और सिर्फ उनके राज्यों में है। जैसे अगर हम तृणमूल कांग्रेस की बात करें, ठीक है ना, टेक्निकली तो नेशनल पार्टी है, ठीक है ना, लेकिन इसका जो इंप्रेशन है जनरली आपको बंगाल में देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरह की जो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं वो नेशनल लेवल पे सर्वाइव नहीं कर सकती हैं। तो ऐसे में ही ये चैलेंज हमारे सामने आता है। अब अगर हम देखें नेशनल लेवल पे तो 2 पॉलिटिकल पार्टी हमारे पास हैं, बीजेपी और कांग्रेस, ठीक। तो देखा जाए तो अगर मान लो कल कोई दोनों पॉलिटिकल पार्टी आपस में ही गठबंधन कर लें, देखो पॉलिटिक्स में तो कुछ भी पॉसिबल है भैया, इस तरीके से बात कर लेते हैं कि भाई एक बार बीजेपी जीत जाएगी वो गवर्नमेंट बना लेगी, फिर एक बार कांग्रेस जीत जाएगी वो गवर्नमेंट बना लेगी। तो देखा जाए तो वोटर के साथ तो ये चीटिंग हो जाएगी ना, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। तो कायदा ये है कि भाई आपके पास 5 से 7 नेशनल लेवल की पार्टी होनी चाहिए ताकि वोटर को चॉइस तो मिले। अब ले देकर 2 चॉइस आपके पास है नेशनल लेवल पे, या तो आप कांग्रेस की गवर्नमेंट बनाएंगे या बीजेपी की गवर्नमेंट बनाएंगे, इसके अलावा कोई और ऑप्शन आपके पास है नहीं। तो इसलिए ये कहा जाता है कि एक प्रॉपर चॉइस भी हमारे पास होनी चाहिए ताकि जो भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव है हम उसको अपने हिसाब से या अपने तरीके से सही वे में सेलेक्ट कर सकें, ठीक।
उसके बाद आते हैं कि जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको आप कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एंटी डिफेक्शन लॉ। पहले क्या होता था कि मान लीजिए मैंने कांग्रेस से टिकट लिया, ठीक, इलेक्शन लड़ा और जीत गया, लेकिन गवर्नमेंट बन गई बीजेपी की। अब मेरे को तो मंत्री बनना है, तो कांग्रेस को टाटा बाय बाय कर दिया और बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। तो देखा जाए तो ये वोटर के साथ चीटिंग हुई ना, क्योंकि वोटर ने बीजेपी के खिलाफ मेरे को वोट दिया, लेकिन मैंने कांग्रेस को जो है जो एक तरीके से कह देते हैं कि भाई साइड कर दिया, तो ये तो सरासर जो है अन्याय है। तो पहले हमारे यहाँ ये बहुत ही कॉमन था और इसे हम आयराम गैराम पॉलिटिक्स के नाम से जानते थे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने भी इस पर काम किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर काम किया। तो अब ये नियम बनाया गया है कि मान लीजिए बीजेपी अगर मुझे को बहुत अच्छी लगने लगी है, तो जहाँ कांग्रेस से मैंने इलेक्शन लड़के जीता था वहाँ से आप पहले रिज़ाइन कीजिएगा, फिर आप दोबारा से इलेक्शन लड़ लीजिएगा। अब अगर हम पॉलिटिशियन की अप्रोच की बात करें तो भाई एक ही बार इलेक्शन लड़कर जीतना मुश्किल होता है, तो बार बार इलेक्शन कौन लड़ेगा। तो ये चीज़ अपने आप ही खत्म होती चली गई। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, जैसे कहते हैं कि फाइल एंड एफिडेविट की अगर हम बात करते हैं, ये जो है एफिडेविट जो है आपको यहाँ पे ये एन एफिडेविट है ना, आपको जो एक एफिडेविट जो है पास कराना पड़ेगा। यानी उसमें आपको टोटल जो है अपनी प्रॉपर्टी के बारे में, अपनी फैमिली रिलेशन के बारे में हर चीज़ का ब्यौरा आपसे मांगा जाता है। आपकी एजुकेशन क्या है उसका जो है पूरा ब्यौरा आपसे मांगा जाता है। कोई आपने जो है क्राइम तो नहीं किया हुआ है, कोई केस तो आपके ऊपर पेंडिंग नहीं है, टोटल आपकी इनकम कितनी है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू आपके पास क्या है, यानी टोटल ब्यौरा जो है आपको जो है इसमें जो है बाकायदा एक शपथ पत्र के माध्यम से जो है आपको जो है देना पड़ता है। देन आफ्टर अगर हम बात करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न की, एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर ये कंपलसरी किया गया कि हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना ITR जो है फाइनल करना पड़ेगा कि कितना जो है उनका सोर्स ऑफ इनकम है और उसको कैसे जो है आगे खर्चे के तौर पर शो करते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका इंटरनल अफेयर्स। अगर हम इंटरनल अफेयर्स की बात करते हैं तो क्या जो पॉलिटिकल पार्टी है वो ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन पर काम करती है कि नहीं करती है, ठीक है। इसके अलावा अटेंडेंस रजिस्टर है या नहीं है, या महीने में 2 बार वो अपने वर्किंग एजेंडे पे काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या जो आम कार्यकर्ता है उसको मीटिंग के लिए कॉल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद एक और चीज़ है कि भाई 1/3 जो टिकट हैं वो महिला कैंडिडेट को दिए जाने चाहिए। तो इसके ऊपर भी जो है भारत में पहले भी पॉलिटिकली बड़े घमासान जो है हो चुका है। जो हमारी लोकल गवर्नमेंट होती हैं या जो हमारी स्थानीय सरकार होती हैं उसमें 1/3 जो सीट्स हैं वो हमने महिलाओं के लिए रिजर्व की हुई हैं। लेकिन पॉलिटिकली अगर हम देखें तो लोकसभा के लिए या राज्यसभा के लिए भी ये काम किया जाना चाहिए, ठीक। उसके बाद स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन का मतलब ये है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के पास बहुत पैसा है और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी होती है जिनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं होता है। तो उनका जो कैंडिडेट है उसको कोई एडवांटेज नहीं मिलती है और वो इलेक्शन कैंपेनिंग में बहुत पीछे चला जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर पाता है। तो एक ऐसा भी सजेशन है, एक ऐसा भी नियम बनना चाहिए, बनाने की बात भी की गई थी पहले, कि जो इस तरह के जो पॉलिटिकल कैंडिडेट होते हैं, जो कमज़ोर कैंडिडेट होते हैं, उनको इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक प्रॉपर फंड दिया जाए ताकि वो जो हैं वो भी अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग पे उसको खर्च कर सकें। इसके अलावा भी हम बहुत सारी चीज़ों पे काम कर सकते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो है पब्लिक पार्टिसिपेशन। मीन्स बिल्कुल साफ है कि मैं और आप अगर जो है पॉलिटिशियन को प्रेशराइज नहीं करेंगे, उनके ऊपर दबाव नहीं डालेंगे, उनके काम के ऊपर निगाह नहीं रखेंगे, तो डेफिनेटली वो लोग जो हैं हमारे ऊपर हावी होते चले जाते हैं। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल की जो गवर्नमेंट होती है उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि एज ए पब्लिक हमें अपनी वोट की वैल्यू समझनी चाहिए। आप ये सोच कर ना कहें कि अरे एक वोट से क्या होता है, भाई एक वोट से ही गवर्नमेंट बन जाती हैं और बिगड़ जाती हैं। तो हमको इन सब चीज़ों के ऊपर जो है काम करना है। तो डेफिनेटली हम पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उनकी जो वर्किंग है उसको जो है इंप्रूव कर सकते हैं और अपने कंट्री को बहुत आगे लेकर जा सकते हैं। आप लोग चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। सबसे पहले चैलेंज टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज और उसके बाद हम पार्टी को कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं। आप सबको पता ही है कि एग्जाम की डेट धीरे धीरे नज़दीक आ रही है। मैं भी आपका सिलेबस बहुत जल्दी से जल्दी जो है अपलोड करने की कोशिश करूंगा। आप चैनल के साथ बने रहे, लाइक करते रहे, शेयर करते रहे और सब्सक्राइब करते रहे। ओके, थैंक यू।